माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्स सेमेस्टर के आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर तुम लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो क्लास है वो वही 15th पेपर पे ही है। आज मैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ब्रैडले, पर्स और विलियम जेम्स के विचारों से, के दार्शनिक विचारों से जो कोर्स में है उससे तुम लोगों को अवगत करा चुका हूँ। आज मैं चौथा जो चैप्टर है उसमें वो हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड और कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड जो है उसी से रिलेटेड है। दोनों एक ही चैप्टर है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आज मैं महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मेथड पर प्रकाश डालूंगा। थोड़ा आप लोग पृष्ठभूमि पे जाइए। दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? मात्र एक लाइन में बोलिए। ओनली वन सेंटेंस। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ थॉट। दर्शन जो है, दर्शन शास्त्र जो है वो विचारों का विज्ञान है। विचार क्या है? थॉट क्या है? जो हम मनन करते हैं। कैसा मनन करते हैं? एक सहज बौद्धिक भाव से। विचार तो बहुत तरह का किया जा सकता है, लेकिन जब हम बौद्धिक विचार करते हैं उस तरह का विचार। विचार करने के लिए क्या होना चाहिए? मनुष्य को तार्किक होना चाहिए। तार्किक आप कैसे बन पाइएगा? आपको तर्क करने की कला आनी चाहिए। तर्क तो सब कोई करते हैं, लेकिन एक जो बौद्धिक तर्क होता है वो अलग होता है। उसके लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। अनुमान का ज्ञान होना जरूरी है, टर्म का ज्ञान होना जरूरी है, प्रोपोजिशन का ज्ञान होना जरूरी है, सिलोजिज्म का ज्ञान जरूरी है, डिवीजन का, डिफिनेशन का, ये सब आपको जानना है। फिर आप सही सही तर्क करना सीख लेते हैं। तो जब आप तर्क करना जान जाते हैं तो उसके बाद आप एक विचार, अपना जो विचार है, अपना जो बौद्धिक विचार है, उसके बारे आप सोचने लगते हैं। बौद्धिक विचार ऐसे नहीं आता है, क्योंकि दुनिया में हर तरह का पहलू, पड़ाव, थ्योरी पहले से ही मौजूद है। आपको उसी के संबंध में अपने विचारों को लाना है, अपने विचारों को स्थापित करना है। इसके लिए आपको पहले से पूर्व स्थापित जो उसके सादृश्य जो विचार हैं उसको आप पहले देखिए। उसको कहते हैं वाद, यानी थीसिस। फिर उस विचार को आप विरोध कीजिए, आप उससे असहमति जताइए।
कि इसमें ये त्रुटियां हैं, इस विचार में ये खामियां हैं। इसे कहते हैं प्रतिवाद, यानी एंटीथेसिस। और बाद में जो आता है, विरोध करने के बाद एक विचार का आपने जन्म दे दिया, यानी आपने अपने विचारों को स्थापित कर दिया। आपने एक सिद्धांत को देखा, फिर उस सिद्धांत की आपने आलोचना की, और उसके बाद आपने जो अपनी जो विचार, अपना जो सिद्धांत को तत्पश्चात उसके बाद जो प्रस्तुत किया, वो संवाद कहलाता है, यानी सिंथेसिस। तो कोई भी दार्शनिक विचार को यदि हम साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं या अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, तो उसका एक मेथड जो बताया जाता है वो यही है: वाद, प्रतिवाद, संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। इस मेथड को, इस पद्धति को कहा जाता है डायलेक्टिकल मेथड। क्या कहा जाता है? डायलेक्टिकल मेथड। तो हेगेल ने इस मेथड के द्वारा ही अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर कार्ल मार्क्स ने भी इसी सिद्धांत के सहारे अपने जो भी मैटेरियलिज्म पर, उनका भौतिकवाद पर, उनका जड़वाद पर जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसे प्रस्तुत किया। तो ये तो हो गया पृष्ठभूमि। अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स साहब ने जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म जो है, द्वंद्वात्मक जो उनका भौतिकवाद है, वो क्या है। तो शुरुआत हम इसी मेथड के सहारे करेंगे। तो इसको स्पष्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक विधि जो है, क्या है उसमें? थीसिस, वाद, एंटीथेसिस, प्रतिवाद, और तीसरा क्या? सिंथेसिस, संवाद या समन्वय की मदद लेते हैं। किसको स्थापित करने के लिए? अपने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को स्थापित करने के लिए, अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्थापित करने के लिए। जब हम कहते हैं कि वह वाद है, और जब इसके प्रत्युत्तर में या रिप्लाई में कोई अन्य आदमी जवाब में कहता है कि नहीं, वह प्रतिवाद है, यहाँ कहने वाले और उत्तर देने वाले दोनों के तर्क जो हैं वो क्या होते हैं? झूठ नहीं होते हैं। दोनों के तर्क सत्य होते हैं, लेकिन वो सत्य क्या होता है? आंशिक रूप से सत्य होते हैं। अतः वाद और प्रतिवाद के तर्क से उत्पन्न जो आंशिक सत्य है, वाद यानी थीसिस, प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस, ये जो दोनों के तर्क से जो उत्पन्न जो आंशिक सत्य को मिलाकर, क्योंकि सत्य तो पूरा नहीं है, आंशिक सत्य है, क्योंकि वाद जो पहले से स्थापित था उसको आपने प्रतिवाद किया, उसको आपने खामियां ढूंढी और प्रतिवाद विरोध किया उसका आपने,
यानी कहने का मतलब है यदि पूर्ण सत्य होता तो ये झगड़ा होता ही नहीं, शांत आप रहते, आप विरोध नहीं करते किसी सिद्धांत का, और जो सिद्धांत है उसमें आप खामी नहीं ढूंढते। तो कहने का मतलब यहाँ जो तर्क है वाद और प्रतिवाद का, वो आंशिक सत्य है। तो वाद और प्रतिवाद के तर्क से जो उत्पन्न जो आंशिक सत्य है उसको मिलाकर एक अन्य निर्णायक, यानी कोई दूसरा जो कुछ भी कहेगा वही संवाद या युक्तिवाद या समन्वय यानी सिंथेसिस कहलाता है। संवाद से प्राप्त तर्क पूर्ण सत्य ना होने पर भी सत्य के तो अधिक नजदीक रहेगा, क्योंकि वाद और प्रतिवाद वो तो पहले ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, इसमें आंशिक सत्यता होती है, पूर्ण सत्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खामियां ढूंढी गई और खामियों को उसको एक वजनदार माना गया और प्रतिवाद विरोध भी हुआ। लेकिन इन दोनों के बाद जो तीसरा जो निर्णायक है यानी संवाद, सिंथेसिस या युक्तिवाद, वो संवाद से प्राप्त यानी युक्तिवाद, सिंथेसिस, ये पूर्ण सत्य न होते हुए भी उस वाद और प्रतिवाद का जो आंशिक सत्यता है उससे ज़्यादा प्रबल है, उससे ज़्यादा सत्य है। यानी पूर्ण सत्य ना होने पर भी जो सत्य होता है उसके ज़्यादा निकट है ये कौन? संवाद। इसी को कहा जाता है द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिकल मेथड। तो ये रियल में तर्क की ही एक विधि है, एक लॉजिकल मेथड है ये, जिसके आधार पर कोई भी दार्शनिक अपने मजबूत तर्कों से पहले तो अपना एक सिद्धांत स्थापित किया, फिर कोई दूसरा उसका विरोधी आया, भविष्य में आया, उसने फलाना सिद्धांत को देखा, उसे क्या सूझी कि अरे इसमें तो खामी हमको नज़र आ रहा है, यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य कहाँ नज़र आ रहा है, इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, और ढूंढने लगा खामी पर खामी, विरोध स्टार्ट हो गया उस सिद्धांत का। तो प्रतिवाद का जन्म हो गया। वाद जो सिद्धांत पहले से मौजूद था, थीसिस। प्रतिवाद जो विरोध होने पर आया, एंटीथेसिस। और फिर एक तीसरा निर्णायक आया जो एक नया सिद्धांत को स्थापित किया, नए विचार की स्थापना हुई, नया एक विचार का आविष्कार हुआ, एक थिंकिंग इन्विजिलेशन हुआ। तो कहने का मतलब है ये संवाद कहलाता है। तो ये तीनों जो प्रक्रिया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीनों में आप देखिए किसकी प्रधानता है? तर्क की प्रधानता है। यहाँ पर तर्क की प्रधानता है। आप तर्क कीजिए, तर्क करके एक विचार की स्थापना कीजिए, विचार की स्थापना होगी, एक थ्योरी की स्थापना होगी, एक वैचारिक सिद्धांत धरातल पे आया और बहुत दिनों तक चला, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया उससे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो बराबर बरकरार रहेगा। कोई तो एक दूसरा जिज्ञासु आएगा, कोई दूसरा तर्कशास्त्री आएगा, कोई दूसरा विचारक आएगा,
कोई दूसरा दार्शनिक आएगा, कोई दूसरा फिलोसफर आएगा, कोई दूसरा थिंकर आएगा, वो क्या है, वो उस विचार को विरोध किया। विरोध तो ऐसे नहीं होता है, उसने तर्क दी, उसने तर्क से उस सिद्धांत को मटियामेट किया, उसकी सैकड़ों खामियां गिनाई, प्रतिवाद आ गया, एंटीथेसिस आ गया, तर्क से ही आया। वो भी तर्क से बना था, पहला जो सिद्धांत बना था, फिर उसका विरोध जो हुआ और मटियामेट किया गया उस सिद्धांत को, एंटीथेसिस, प्रतिवाद, वो भी तर्क द्वारा किया गया। उसको एक निर्णायक तर्क की शैली तीसरी आई, उसने कहा कि चलो इसके जगह पर ये विचार प्रस्तुत करते हैं, इसमें कोई भी खामी नहीं है, ये सबसे मजबूत है इस संबंध में, इस संप्रदाय के संबंध में, इस स्कूल के संबंध में ये सबसे ज़बरदस्त थ्योरी है। और वाद प्रतिवाद के बीच में एक बीच का रास्ता अपना के एक युक्तिवाद या एक समन्वय की धारा आई, वो भी तर्क से आई। इसे हम संवाद कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे। यहाँ भी लॉजिकल बातें हैं, यहाँ भी तर्क की शक्ति काम कर गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि द्वंद्वात्मक जो विधि है वो तर्क ही एक विधि है। मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स, उनके अनुसार द्वंद्वात्मक जो तर्क होता है वो गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। मोशन का कुछ न कुछ तो सामान्य नियम होता है, कुछ रूल्स होता है जिसको फॉलो किया जाता है। तो ये भी गति का ही एक सामान्य नियम का ही साइंस है। चाहे यह गति बाह्य जगत का हो या हमारे आंतरिक मन का हो। बाह्य जगत का जो गति के सामान्य नियम होते हैं वो एकदम शुद्ध साइंस से रिलेटेड है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। लेकिन क्या सब बाह्य जगत से ही रिलेटेड होता है? जितने भी नियम होते हैं क्या वे आंतरिक मन से रिलेटेड नहीं होते हैं? तो आंतरिक मन से भी रिलेटेड गति के नियम होते हैं। ये विचारक लोग कहते हैं। ये क्योंकि आप एक चीज़ और गौर कीजिएगा, कोई भी साइंस की उत्पत्ति एकाएक नहीं होती है। आप देखिए जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी विज्ञान के वेत्ता हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, आप पहले देखिए वे दार्शनिक जरूर थे, वे विचारक जरूर थे। बिना आप विचारक बने न तो कोई फॉर्मूला दे सकते हैं, न तो कोई थ्योरी दे सकते हैं, न तो कोई साइंटिफिक रूल को धरातल पर ला सकते हैं। तो पहले आपको विचारक होना है, पहले आपको चिंतक होना है, पहले आपको थिंकर होना है, पहले आपको एक शुद्ध दार्शनिक बनना है। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं वे पहले दार्शनिक हैं, उसके बाद जो भी है। तो कहने का मतलब है जब तक आपके मन के अंदर जो विचारों की कसौटी है, मन के अंदर जो विचारों की तरंगें हैं, उसे एक मुश्त करके आप अपने मस्तिष्क के मन पटल पर, मानस पटल पर उस विचार को संग्रहित करके एक मुश्त, एक सही सिस्टेमेटिक ढंग से एक तरीका अख्तियार करते हैं और उन विचारों को
सहज भाव से व्यवस्थित ढंग से श्रेणीबद्ध करके अपने दिमाग में उसको जमा करते हैं, फिर उसको आप प्रैक्टिकल वे में धरातल पर उतारते हैं। जब उसको आप बाह्य जगत में फैला देते हैं तो साइंस हो जाता है, वो आपका कोई आविष्कार हो जाता है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हो जाता है। लेकिन उसके पहले आप सोचते हैं, आप उसके आगे पीछे देखते हैं, उस विचारों से संबंधित बातों को अपने मानस पटल पर जमा करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, फिर उन विचारों के आधार पर सिस्टमेटिक ढंग से आप एक रूल को बनाकर आप उसको प्रैक्टिकल दुनिया में आप उतारते हैं और बाह्य जगत में जो आप प्रस्तुत कर देते हैं वही आपका वैज्ञानिक आविष्कार कहलाता है। तो मार्क्स के अनुसार जो है द्वंद्वात्मक तर्क गति के सामान्य नियमों का ही विज्ञान है। अब चाहे यह गति बाह्य जगत की हो या आंतरिक मन की गति हो, इन दोनों गतियों का यहाँ अध्ययन होता है। क्या? इन दोनों गतियों का यहाँ अध्ययन होता है। मार्क्स ने इस डायलेक्टिकल जो मेथड है का प्रयोग भौतिक जगत में करके एक तथ्य की खोज की, एक तथ्य की खोज की। वह तथ्य यह है कि भौतिक जगत में दो तत्वों के बीच लगातार संघर्ष चलता आ रहा है। मार्क्स ने यही डायलेक्टिकल मेथड को आधार बनाकर या इसी डायलेक्टिकल मेथड को अपनाकर भौतिक जगत में एक तथ्य की, एक फैक्ट की, एक बात की, एक मुद्दे की खोज की। वह तथ्य क्या था? वह तथ्य यह है कि भौतिक जगत में दो तत्वों के बीच एक संघर्ष क्या होता है? संघर्ष अकेले नहीं होता है, उसके लिए आमने सामने दो या तो विचार खड़ा होना चाहिए, या दो योद्धा खड़ा होना चाहिए, या दो तर्कशास्त्री खड़ा होना चाहिए। जब तक आमने सामने दो मौजूद नहीं हो तो संघर्ष का रास्ता नहीं खुलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो तथ्य है भौतिक जगत में, वह दो तत्वों के बीच लगातार एक संघर्ष जारी है। दो तथ्यों के बीच लगातार संघर्ष चलता आ रहा है। चुलबुल। तो यह संघर्ष ही विचार की गति को बल प्रदान करता है। वाद यानी थीसिस जब अपने विरोधी तत्व प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस से टकराता है, से संघर्ष का रास्ता अख्तियार करता है, का विरोध करता है, तो दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया से ही संवाद यानी सिंथेसिस की उत्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इनका एक अलग टाइप की टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ पेपर 16 में। आज का जो टॉपिक है कार्ल मार्क्स का ही, वो आपके 15 पेपर जो है समकालीन पाश्चात्य दर्शन, कॉन्टेम्प्रोरी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसी से रिलेटेड है। तो मैं कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, इसको एक क्लास और आगे बढ़ाऊंगा।
तो आज का क्लास को मैं पार्ट 1 का नाम दे देता हूँ और उसका मैं यहीं पट्टाक्षेप करता हूँ। और नेक्स्ट अगले दिन मैं जहाँ तक मैंने आज व्याख्यान दिया इसके बाद का जो इससे संबंधित बातें हैं उसे मैं समझाऊंगा। क्या? कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ओके, थैंक्स, बाय बाय, स्टे होम।